हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस क्लास। आज मैं यहाँ पे क्लास 6 सब्जेक्ट हिस्ट्री और एनसीईआरटी की बुक को आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि हिस्ट्री अपने आप में सोशल स्टडीज़ का पार्ट होता है, क्योंकि सोशल स्टडीज़ में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे टोटल 3 सब्जेक्ट आपके देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड आपका सिविक्स। हर एक चैप्टर को मैं यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस करूँगा, ना कि 6 क्लास बल्कि अपर क्लासेस को मैं डिस्कस करूँगा 1 बाय 1 करके। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लाइक शेयर, सो दैट आपको अपना सपोर्ट दिखाना है जिससे कि मैं चीज़ें आगे कंटिन्यू कर पाऊँ। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसको स्टार्ट करने के लिए मैं ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी या फिर एक वाहियात लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ ना, बहुत सिंपल लेवल लैंग्वेज में इसको समझेंगे जिससे कि आप आसानी से समझ पाएँ। ओके, क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब हम बात करते हैं कि हिस्ट्री में पढ़ना क्या होता है। तो हिस्ट्री इज नथिंग बट इट डील्स अबाउट अवर पास्ट, यानी कि पास्ट के बारे में हमारे बात करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपना कंपैरिजन आप करते हैं डेवलपमेंट का, कि आज हम इतने डेवलप हैं, कैसे कंपेयर करते हैं? आप पास्ट से कंपेयर करते हैं कि पहले हमारे पास ये चीज़ें हुआ करती थी, आज के टाइम पे हैं, या पहले चीज़ें यहाँ पे नहीं हुआ करती थी, आज के टाइम पे चीज़ें हैं। यहाँ से कंपेरिजन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने बारे में बताएं, तो आप भी अपने पास्ट बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बताते हैं मेरे पापा का नाम ये है, दादाजी का नाम ये है, उसके परदादाजी का नाम ये है। तो ये भी तो आपका एक तरह का फैमिली बैकग्राउंड का पास्ट हुआ है। उसी वे में अगर मैं बात करता हूँ, आप जिस पर्टिकुलर कंट्री में रहते हैं, जहाँ पे आप जिस एरिया में रहते हैं, वहाँ का पास्ट क्या होगा, तो वो भी आपको बताना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे इन्होंने देखा कि फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, यानी कि क्या हुआ था, चलो इसको जांच पड़ताल करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई अगर आपसे मालूम करे कि बताइए कल क्या हुआ था, तो मोस्ट प्रोबेबली कल की चीज़ें तो आपको आसानी से याद होंगी, ठीक है। या मैं आपसे मालूम करूँ कि अभी के लिए देश दुनिया में क्या चल रहा है, तब आपको पता होगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपके पास सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आप टीवी से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, न्यूज़पेपर से, एंड डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पढ़ सकते हैं। कुछ न्यूज़ आप रेडियो पे भी सुनते हैं। सो आपको पता होता है कि क्या अभी चल रहा है हाल फिलहाल में, और कल क्या हुआ था, परसों क्या होगा, ये आपको पता है। अगर मैं पूछूं कि आपसे पिछले साल आज के दिन क्या हुआ था, तो शायद ही आपको चीज़ें इस टाइम पे याद हो। मोस्ट प्रोबेबली कुछ को याद होंगी या फिर कुछ को नहीं भी होंगी। अब सोचो, अगर पूछा जाए कि बताइए 4,000 साल पहले क्या हुआ था, 2,000 साल पहले क्या हुआ था, 2,500 साल पहले क्या हुआ था, क्या आप बता पाएंगे? ऑब्वियसली नॉट। ठीक है। तो इसी को जानने के लिए, इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए कुछ सोर्स को रेफर करते हैं, और जहाँ पे ये सब चीज़ों की स्टडी करते हैं, उसी सब्जेक्ट को आप जानते हैं हिस्ट्री के नाम से। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक बहुत बढ़िया से। आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि अब ठीक है, पास्ट को हम पढ़ेंगे, लेकिन पास्ट से हम जान क्या सकते हैं? अब इतना टाइम दे रहे हैं, हम पास्ट को समझ रहे हैं, हिस्ट्री को समझ रहे हैं, तो मिलेगा क्या इसको पढ़ने के बारे में, है ना? तो सिर्फ यही पता लगता है कि पहले के लोग क्या थे, क्या खाया करते थे, ठीक है, कपड़े किस टाइप के पहनते थे, और साथ ही साथ उनके घर कैसे थे, क्या कच्चे घर थे, पक्के घर थे, क्या आज जैसे घर थे उनके टाइम पे नहीं थे। वो सब चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर। यानी कि हिस्ट्री के बारे में हम ये सब चीज़ें जान सकते हैं कि लोगों का बेसिकली लिविंग स्टैंडर्ड क्या था, वो क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, है ना, ये सब चीज़ें। साथ ही साथ अगर हम देखें तो बच्चों का गेम क्या हुआ करता था उस टाइम पे, क्या वो भी आज के टाइम में जैसे बच्चे पबजी खेलते हैं पबजी खेला करते थे? नहीं, डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पे गेम हुआ करते थे। साथ ही साथ लोगों की लाइफ के बारे में जानने के लिए मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल मर्चेंट व्यापारियों की लाइफ कैसी थी, वहीं पे किसानों की क्या अच्छी कंडीशन थी या बुरी कंडीशन थी, वो चीज़ें हम जानते हैं। साथ ही साथ जो बर्तन बनाने वाले लोग होते हैं, या फिर यूँ कह लीजिए जो एमएसएमई सेक्टर यानी कि छोटे छोटे कामों में लगे होते हैं, लघु उद्योगों में, उनकी ज़िंदगी उस टाइम पे कैसे रही होगी, ये हम पास्ट से ही इन्फर करते हैं, पास्ट से चीज़ों को हम इनको निकाल पाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं तो देखिए, वेयर डिड पीपल लिव, लोग बाग रहते कहाँ थे। तो बेसिकली यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको नर्मदा रिवर को फाइंड आउट करना है। अब कहाँ से करेंगे, अभी आपको आगे चल करके मैप दिखाने वाला हूँ, ठीक है, वहाँ से हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, मैंने क्यों कहा है कि आपको नर्मदा रिवर को फाइंड आउट कर रहे हैं? क्योंकि जितने भी लोग थे वो अधिकतर नदी के किनारे रहना ही पसंद करते थे। रीज़न क्या है? क्योंकि जहाँ पे पानी है, और जहाँ पे मिट्टी वगैरह है, और जहाँ पे जंगल है, आसानी से लाइफ आप जी सकते हो, ठीक है। तो लोग बागों ने क्या काम किया, जो जंगल के आसपास, जो नदी के आसपास का एरिया था, जिसको आप बोलते हैं रिवर बैंक, रिवर बैंक पे लोगों ने रहना शुरू किया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनको आसानी से फ्रूट्स वगैरह मिल जाते थे, ठीक है, लकड़ियाँ वगैरह मिल जाती थी। मतलब उनको जो सर्वाइव करने के लिए बेसिक कमोडिटीज़ चाहिए थी, जो नीड्स थी उन चीज़ों की, वो उनको आसानी से जंगल से मिल जाती थी। क्या एक ही काम करते थे लोग बाग? नहीं। कुछ लोग इकट्ठा ग्रुप में रहते थे, इसीलिए सिर्फ इस पर्पज़ से कि एक तो उनको खाना अच्छे से मिल जाए, और दूसरा पर्पज़ ये था कि मान लीजिए अकेला बंदा जंगल में रहेगा, क्या पॉसिबल है? नहीं, डर जाएगा ना। तो लोगों अपने आप को जानवरों से बचाने के लिए, ठीक है, अपने आप को सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील कराने के लिए वो लोग एक साथ ग्रुप में रहते थे। गॉट इट और नॉट? ओके, आई होप मिल गया होगा आपको, यहाँ पे आंसर समझ गए होंगे आप। साथ ही साथ क्या सिर्फ और सिर्फ सब शाकाहारी थे? नहीं, कुछ मांस भी खाते थे। तो वो क्या करते थे? जानवरों का शिकार करते थे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? ओके। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, अब आपके लिए एक होमवर्क और है कि आपको सुलेमान और किरथर हिल जो होती हैं नॉर्थ वेस्ट में, भारत के नॉर्थ वेस्ट में, वो आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, समझ लीजिए, क्वेश्चन कराऊंगा भी आपको मैप के थ्रू में। ओके।
अब देखिए कुछ एरिया में ये भी देखा गया है कि लगभग 8,000 साल पहले जो महिलाएं थीं और जो पुरुष थे उन्होंने खेती बाड़ी को करना शुरू कर दिया था। गॉट इट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, खेती बाड़ी के साथ साथ उन्होंने एक काम और किया, जैसे पशुपालन स्टार्ट कर दिया था, है ना। जैसे बकरी पालना, भेड़ पालना, इन सब चीज़ों को भी उन्होंने पालना शुरू किया था। इसके दो बेनिफिट उनको मिले। पहला तो उनको दूध वगैरह मिलता रहा, साथ ही साथ उनको मांस वगैरह भी मिलता रहा, ठीक है। तो मतलब इकोनॉमिक अर्निंग स्टार्ट उनकी हो गई थी, ठीक है। कुछ इकोनॉमिक मोटिव था और कुछ साथ साथ ये था कि ठीक है कुछ भी नहीं तो यहाँ से चीज़ें चलती रहेंगी, तो इनको एक काम करते हैं, इनको पालना शुरू कर देते हैं। रीज़न क्या था कि जहाँ रह रहे थे वो जंगल था, तो खाने वाने की तो कोई कमी थी नहीं। तो साथ ही साथ यहाँ से उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी स्टार्ट हुआ था हल्के हल्के धीरे धीरे। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क की कि आपको गारो हिल्स जो भारत के नॉर्थ ईस्ट में मिलती हैं, और सेंट्रल इंडिया में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे विंध्याचल की हिल्स मिलती हैं आपको, जिनको आप बोलते हैं विंध्या हिल के नाम से। आपको फाइंड आउट करना है। अगेन सिर्फ क्वेश्चन समझे, अभी आपको मैप के थ्रू कराते हैं। ओके। अभी आपका मैप आ गया है, काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए थे ना, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। आपको अगर मैं बताऊँ बच्चे, तो ये आपका हमारा नॉर्थ होता है और ये आपका साउथ होता है, ये तो आपको पता है। ये अपना ईस्ट होता है और ये अपना वेस्ट होता है। क्लियर है यहाँ तक? सॉरी, ये अपना वेस्ट होता है। किरथर वैली की हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट में, हाँ जी बिल्कुल, नॉर्थ और वेस्ट में ये आपकी किरथर वैली है। इसी के जस्ट बाद आपको मैंने बताया था कि सुलेमान हिल्स आपको फाइंड आउट करनी है, हाँ जी सुलेमान हिल्स यहाँ पे मिल गई हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि विंध्याचल, विंध्या वाला एरिया सेंट्रल इंडिया में, बिल्कुल सेंट्रल इंडिया है। देखिए आप यहाँ पे, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। इसके बीच वाला जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रल इंडिया। ओके, यहाँ पे सेंट्रल इंडिया है। ये आपका हिमालयन पार्ट हो जाता है। यहाँ अगर आप देखेंगे बच्चे तो ये आपका अरब सागर हो जाता है, और इसके नीचे आपके जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं जैसे अंडमान निकोबार, वो यहाँ पे मिल जाता है। बे ऑफ सॉरी लक्षद्वीप, बे ऑफ बंगाल में अगर जाते हैं तो इसके नीचे यहाँ पे आपको अंडमान एंड निकोबार मिल जाता है। ओके। और ये क्या है अपना फिजिकल मैप है। अब फिजिकल मैप की अगर मैं बात करता हूँ तो वो अपने आप में एक अलग टॉपिक हो जाएगा। मैप भी अलग अलग टाइप के होते हैं, फिजिकल, पॉलिटिकल, ठीक है, थीमेटिक मैप। लेकिन उसको मैं डिस्कस अभी यहाँ पे नहीं करूँगा, उसको नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये पर्टिकुलर इस मैप की अगर हम बात करें जो मैंने आपको दिखाया है, इसको क्या बोलते हैं, एक तरह का सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। सब कॉन्टिनेंट कैसे बोलते हैं? फॉर एग्जांपल ये आपका साउथ एशिया का मैप है। किसका है बच्चे? साउथ एशिया का, क्योंकि आपको पता है ये पूरे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट होते हैं। और 7 कॉन्टिनेंट में आपका एक कॉन्टिनेंट वो भी है जिसको आप बोलते हैं एशियन कॉन्टिनेंट, है ना। कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर आती हैं? तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया एंड श्रीलंका, एंड सम हद तक यहाँ तक देखें तो अफगानिस्तान, चाइना, ईरान एंड म्यांमार, ठीक है। ये सब किसके पार्ट हैं आपके? ये सब साउथ एशिया का पार्ट है। अब ये अपने आप में इतनी सारी कंट्री एक साथ हैं, तो इसको कभी कभी सब कॉन्टिनेंट भी बोल देते हैं, ठीक है। कॉन्टिनेंट तो नहीं है बट कॉन्टिनेंट से कम भी नहीं है, ठीक है, इसको ऐसा मान लेते हैं। तो दैट्स वाई इसको कभी कभी सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। क्लियर? आपको ये तो पता है ना कॉन्टिनेंट बनते कैसे हैं। देखिए ये कोई जगह है जहाँ पे आप अभी रहते हैं, आगे चल के यहाँ पे पूरा का पूरा विलेज बन जाता है, फिर चल करके पूरा का पूरा एक तरह का डिस्ट्रिक्ट बन जाता है, मान लीजिए हाइपोथेटिकली। डिस्ट्रिक्ट के बाद पूरा का पूरा स्टेट बन जाता है, और जब ग्रुप ऑफ स्टेट होते हैं तो कंट्री बन जाता है, और जब बहुत सारी कंट्री एक साथ आती हैं तो उसको कॉन्टिनेंट बोलते हैं। क्लियर है? सीक्वेंस समझ में आया आपको? ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब मैंने आपको समझाया था कि मैप में आपको किरथर वैली, ओके, सुलेमान हिल्स, साथ ही साथ आपको गारो हिल्स एंड विंध्याचल हिल्स, ये आपको ढूंढनी है। क्यों ढूंढनी है? क्योंकि शायद ये पहली ऐसी जगह थी जहाँ से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन स्टार्ट होना शुरू हो गया था। ओके, ये सिर्फ पहली ऐसी जगह थी जहाँ से लोगों ने खेती बाड़ी करनी शुरू कर दी थी, और हमें खेती बाड़ी के साइन यहाँ से मिलने शुरू हुए हैं। ओके। अगर मैं बात करता हूँ चावल की, तो चावल वो पहली फसल है जो विंध्या के नॉर्थ पार्ट में हुई थी, ठीक है। मैंने आपको बताया भारत के सेंट्रल पार्ट में विंध्याचल हिल है, इसका जो नॉर्थ पार्ट है यहाँ पे सबसे पहले हमें राइस प्रोडक्शन के साइन मिले हैं, खेती बाड़ी यहाँ पे होनी शुरू हो गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये आता है कि आपको करना क्या है कि जो इंडस रिवर है इसको फाइंड आउट करना है और इसकी ट्रिब्यूटरी को फाइंड आउट करना है। सवाल ये होता है कि ट्रिब्यूटरी क्या होती है, तो देखिए आप समझिए इसको। एक ये कोई रिवर है ना, ये कोई रिवर है जो इसमें से पानी लेकर के जा रही है बाहर को, और उसको बोलते हैं आप डिस्ट्रीब्यूटरी। और जो बाहर से पानी ला करके इसके अंदर डाल रही है दैट इज कॉल्ड ट्रिब्यूटरी। क्या होता है आपका? ट्रिब्यूटरी। तो अब आपका काम ये बनता है कि आपको इंडस वैली को फाइंड आउट करना है, और साथ ही साथ जो उसकी ट्रिब्यूटरी हैं उनको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए यहाँ तक चलते हैं, खेती बाड़ी की बात कर लेते हैं। लगभग 4700 साल पहले की बात है कि नदियों के किनारे लोग बाग बसने शुरू हुए, और पूरी की पूरी सिटीज़, बड़े बड़े शहर यहाँ से बनने शुरू हो गए थे, ठीक है। बड़ी बड़ी शहर जो थे वहाँ से वो फ्लोरिश होना शुरू हो गए थे। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर है। 1 सेकेंड प्लीज़। साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूँ तो लगभग 2500 साल पहले की बात है कि गंगा नदी के आसपास, और जो गंगा नदी की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं उनके आसपास लोगों ने रहना शुरू कर दिया और अपना जीवन को उन्होंने स्टार्ट शुरू कर दिया। अब गंगा नदी की अगर हम बात करते हैं तो गंगा नदी का जो साउथ पार्ट था, है ना, उसको हम किस नाम से जानते हैं? मगध के नाम से। और मगध आज के टाइम में कहाँ पे है? आज के बिहार में, ठीक है। यानी कि जो गंगा नदी है अपनी,
और गंगा नदी का जो साउथ वाला पार्ट है ना, उसको हम किस नाम से जानते हैं? मगध के नाम से जानते हैं। और ये एरिया कहाँ पड़ता है आज के टाइम में? सर ये मिलता है आपको बिहार वाले एरिया में आज के टाइम पे। ओके, अब यहाँ के जो राजा थे, कहाँ के? मगध के राजा। वो मतलब काफ़ी पावरफुल हुआ करते थे, और उनका साम्राज्य, उनका शासन सिर्फ और सिर्फ मगध तक नहीं था, बल्कि पूरे भारत में अधिकतर भारत के कई राज्यों में उनका शासन फैला हुआ था उस टाइम पर। ओके, अब बात करते हैं कि भारत के अंदर हम यहाँ पे देखते हैं तो माउंटेन्स भी होते हैं, ठीक है, और यहाँ साथ साथ कुछ हिमालयन डेजर्ट्स भी होते हैं, रिवर भी होती हैं, समुद्र भी होते हैं। तो इससे क्या हुआ, लोगों ने मूवमेंट स्टार्ट करना शुरू किया, एक जगह से दूसरी जगह आने शुरू हुए। और जब एक जगह से दूसरी जगह वो जा रहे थे, तो इन सब चीज़ों ने, जो मैंने आपको भी समझाई हैं, यहाँ पे माउंटेन्स हुआ करते हैं, हिमालयन डिजर्ट हुआ करते हैं, नदियाँ हुआ करती हैं, समुद्र हुआ करते हैं, इन्होंने उनकी यात्राओं को डिफ़िकल्ट तो बनाया, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। यानी कि लोगों के लिए जाना एक जगह से दूसरी जगह डिफ़िकल्ट तो था, लेकिन लोग बाग रुके नहीं, वो चलते रहे कॉन्टिन्यूस वे में। ओके, उसके बाद क्या था कि लोगों को कभी एक जगह से दूसरी जगह इसलिए भी जाना पड़ता था क्योंकि वहाँ पे टाइम टू टाइम ना जो नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं, नेचुरल डिज़ास्टर होती हैं, जैसे कि कहीं पे बाढ़ आ गई है या फिर कहीं पे सूखा पड़ गया है, तो लोगों को मजबूरी में एक जगह से दूसरी जगह इवैक्यूएट करने के लिए भी वहाँ से जाना पड़ता था अपने आप को बचाने के लिए। ओके, साथ ही साथ कभी कभी देखा जाता है कि लोगों के पास जहाँ पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, अब उनके पास कोई पैसे कमाने का साधन नहीं बचा, तो इसको बोलते हैं माइग्रेशन करना। तो लोग बाग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं इस उम्मीद में कि यहाँ पे कुछ अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ज़्यादा होंगी। ओके, यहाँ तक क्लियर है। और कभी कभी लोग बाग एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ और सिर्फ इस मकसद से जाते थे कि ठीक है अब दूसरी जगह जाएंगे और वहाँ जा कर के लोगों से लड़ेंगे, वहाँ के राजाओं से लड़ेंगे और उनकी ज़मीन को पूरी की पूरी हम कॉन्क्वर कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर है? ओके, इसके साथ साथ ना कि सिर्फ लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, बल्कि जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, है ना, वो अपना सामान लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ना कि सिर्फ व्यापारी, व्यापारी तो ट्रेड करेगा, है ना, तो ना कि सिर्फ व्यापारी, बल्कि जो धार्मिक गुरु हुआ करते थे ना, चाहे पंडित जी हों, चाहे मौलवी साहब हों, ठीक है, या चाहे ईसाई समुदाय से पादरी साहब हों, व्हाट्सएवर जो भी लोग हुआ करते थे, वो एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, ऐसे लोगों को रास्ते में जा जा करके अपना धर्म का ज्ञान देते थे, ठीक है, उपदेश दिया करते थे। अब आप खुद सोचिए, लोग बागों के अंदर मूवमेंट स्टार्ट हुआ, एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू हुआ, तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि लोगों के अंदर नए नए आइडिया जनरेट होना शुरू हो गए, उनको नए नए आइडिया आना शुरू हुए। आप समझो इस चीज़ को ऐसे, जैसे अभी आप कहीं एक पर्टिकुलर जगह रह रहे हो, ठीक है, और आप वहाँ से घूमना शुरू करोगे और दूसरी जगह आप जाना शुरू कर देते हो। अभी आप यहाँ पे रहते हो, यहाँ से आप जा रहे हो, मान लीजिए यहाँ पे आप दिल्ली रहते हो, ठीक है, यहाँ से आप अमेरिका चले गए और उसके बाद फिर वापस यहाँ से अमेरिका से दिल्ली आ रहे हो, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे, आपकी आइडियोलॉजी पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी, आपका वे ऑफ टॉकिंग चेंज हो जाएगा। तो यही चीज़ें लोगों के अंदर देखने को मिली। लोगों में क्या हुआ उस टाइम पे ना, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ जनरेट शुरू होने शुरू हुए। इंग्लिश में एक कहावत है कि मोर हेड्स आर बेटर देन वन, ठीक है, एक से दो भले, शायद ऐसा बोलते हैं इसको हिंदी में, मुझे नहीं पता, बट इंग्लिश में ये कि मोर हेड्स आर बेटर देन वन। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, जब लोग बाग एक से ज़्यादा मिल रहे हैं आपस में, उनका यू कैन से रिलेशन बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब नए नए आइडिया जनरेट होने शुरू हो रहे थे उनको। अच्छा, ये लोग जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे ना, कुछ तो इस चक्कर में कि उनको शायद रोज़गार अच्छे मिल जाए, कुछ इस चक्कर में कि चलो घूमने चलते हैं, नए नए लोगों से मिलेंगे, हो सकता है वहाँ पे ट्रेड की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो, और कुछ तो ऐसे थे अक्षय कुमार, ठीक है, डर के आगे जीत है, कि चलो माउंटेन है इसको देखते हैं चढ़ करके कैसा होगा ठीक है, इस तरह के लोग भी वहाँ पे हुआ करते थे। यहाँ तक चीज़ें किधर हैं। अब सवाल ये आता है कि आज के टाइम में, ठीक है, पहले लोग बाग ऐसा करते थे, लेकिन देखने को तो अब भी मिलता है कि हम भी आज के टाइम में लोग बाग ट्रैवल करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री, देखो गाइस मैं जापान जा रहा हूँ, मैं अमेरिका जा रहा हूँ, इस तरह से बोलते हैं लोग बाग, जाते हैं आज के टाइम में भी। अरे आज के टाइम में भी तो आप जाते हो ना घूमने एक जगह से दूसरी जगह, आज के टाइम में क्या मतलब है, तो आज के टाइम में सिंपल सी बात है, यही मतलब है कि लोग बाग जब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो उनका जो कल्चर ट्रेडिशन है ना, वो बहुत ज़्यादा रिच होने वाला है। ओके, कल्चरल ट्रेडिशन उनका रिच होने वाला है, और जिससे कि डेफिनेटली एक अच्छे इंसान की तरफ वो बढ़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि जितने अच्छे आपके कस्टम्स एंड कल्चर होंगे उतनी ही आप यू कैन से एक गुड पर्सनैलिटी सामने निकल करके आते हैं। क्लियर है? अब जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो एक चीज़ और मिलती है, आर्ट। आर्ट क्रिएशन यहाँ पे होता है लोगों के बीच में, यानी कि नए नए आइडिया उनको मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले अगर पत्थर काटने की बात करते हैं तो लोग बाग एक ही मतलब मेथड से पत्थर काटते थे, लेकिन जब वो अलग अलग लोगों से मिले तो उन्होंने बताया भाई साहब ऐसे नहीं, ऐसे भी तो काट सकते हैं इसको। बोले यार ये तो बढ़िया आइडिया है आपका, पहले क्यों नहीं बताया। ठीक है, खाने बनाने की बात करते हैं तो पहले बस नॉर्मल सा लोग बाग ऐसे मांस वास लिया कहीं से, जैसे कुछ लोग मांस भी खाते थे, तो ऐसे बस करके उसको गर्म किया और चलो जी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, फ्राई व्राई किया ऐसे ही कच्चा और उसको खा गए। ठीक है, लेकिन जब लोग एक जगह से दूसरी जगह मिले, इंडिया वाले अफगानिस्तान गए तो वहाँ से लाए वो अफगानी कौरमा। ठीक है भाई साहब, अफगानी कौरमा बना लो आप। ठीक है,
कहीं और जगह गए चिकन टिक्का बना लो, ठीक है। किसी और कंट्री में गए तो उन्होंने कहा कि यार एक काम करो, छोले भी हैं आपके पास, छोले भटूरे क्यों नहीं बना लेते? बोले हाँ ये बढ़िया आइडिया है, ठीक है। तो मतलब समझा रहा हूँ, नॉर्मल, मुंह में पानी मत लाना, ठीक है। इस तरह की चीज़ें वहाँ पे क्लियर हुई। नेक्स्ट ये आता है कि नेम ऑफ द लैंड, यानी कि जिस कंट्री में हम रहते हैं, जिस ज़मीन पर रहते हैं, इसका नाम कैसे पड़ा भारत, ठीक है। तो इसके बारे में अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो देखिए, हमारे देश को आप दो नाम से जानते हैं, एक होता है यहाँ पे इंडिया और दूसरा होता है यहाँ पे आपका भारत नाम। ओके, 1 सेकेंड प्लीज़। यस, एक इंडिया है, दूसरा भारत है। अब इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो ये जो नाम है ना इंडिया, ये किनसे मिला है? ये इंडस लोगों से मिला है, ठीक है। और इंडस को संस्कृत में आप बोलते हैं सिंधु। क्या बोलते हैं? सिंधु। अब आपका एक काम है मैप करने वाला, कि आपको ईरान और ग्रीस को ट्रेस आउट करना है। क्यों करना है ये बताता हूँ। क्योंकि देखो, ईरानियन और ग्रीक जो थे वो भारत के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में आए थे लगभग 2500 साल पहले, और उसके बाद वो इंडस नदी को जानते थे। और इंडस नदी को जब जानते थे तो इंडस को इंडस ना कह करके हिंडोस बोलते थे। क्या बोलते थे? हिंडोस या फिर इंडोस, दो नाम जानते थे। लेकिन इंडस रिवर के पूर्वी दिशा में जो लोग रहते थे, ठीक है, उसी पर्टिकुलर ज़मीन को या उसी पर्टिकुलर लोगों को इन्होंने कहा इंडिया के नाम से, ठीक है। समझ रहे हैं आप? देखिए मैं आपको समझाता हूँ दोबारा से। हमारे भारत देश के दो नाम हैं, इंडिया और भारत के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। और इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो ये इंडस रिवर के नाम से निकल कर आया है, ठीक है। और इंडस का संस्कृत में नाम मतलब क्या होता है? सिंधु। क्या होता है? सिंधु। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब आपको मैप में क्या काम करना है? ईरान को और ग्रीस को फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये ईरानियन और ग्रीस ऐसे लोग थे जो भारत में 2500 साल पहले आए, और भारत के कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट पार्ट में आए, ठीक है। मैंने आपको समझाया था नॉर्थ साउथ, और ये वाला जो पार्ट था ईस्ट का और ये था वेस्ट का। तो नॉर्थ वेस्ट इस वाले पार्ट में ये लोग बाग आए थे। कौन? ईरानियन और आपके ग्रीक लोग। इसके बाद इन्होंने कहा कि इंडस रिवर को तो हम जानते हैं, ठीक है। कभी कभी इंडस को हिंडोस बोलते थे या फिर इंडोस बोलते थे। तो जो इंडस रिवर है इसका जो ईस्ट वाला पार्ट था, ईस्ट वाले पार्ट को इन्होंने कहा इंडिया के नाम से। किस नाम से? इंडिया के नाम से। आई होप क्लियर होगा आपको, यहाँ तक आपको काफ़ी अच्छे से। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत अपने आप में लोगों का समूह था, ठीक है, जो नॉर्थ वेस्ट दिशा में रहता था। कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट दिशा में रहता था। ये कौन कह रहा है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऋग्वेद में कहा गया है। किस में कहा गया है? ऋग्वेद। 4 वेद होते हैं ना हमारे, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, ठीक है। तो ऋग्वेद में कहा गया है, और ये बात भी कम से कम 2500 साल पहले की कही हुई है, क्योंकि ऋग्वेद की अगर मैं बात करता हूँ 2500 से 3500 साल पहले आ रखे हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि ऋग्वेद को अगर पूछे कि लैंग्वेज क्या है इनकी, तो लैंग्वेज संस्कृत में है, ठीक है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि 2500 से 3500 के बीच में, तो ऋग्वेद को लगभग 3500 साल पुराना एक डॉक्यूमेंट मानते हैं लोग बाग। ओके, आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्लीज़। 1 सेकेंड। यस, नेक्स्ट होता है कि फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। पास्ट के बारे में मतलब अगर हमें जानकारी चाहिए तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके बहुत सारे सोर्स होते हैं। अगर पास्ट को आपको जानना है तो बहुत सारे सोर्स हैं, ऐसा नहीं है कोई एक ही सोर्स है। क्या कर सकते हैं? या तो आप बुक्स को पढ़ सकते हैं जो काफ़ी टाइम पहले लिखी हुई हैं, या एक दूसरा ऑप्शन होता है जिसको आप बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट, आपको मिल जाती हैं, ठीक है। मैनू मीन्स होता है हैंड, और स्क्रिप्ट माने लिखना, यानी कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो उस टाइम के लोगों ने, उस टाइम के स्कॉलर्स ने, हिस्टोरियंस ने अपनी चीज़ें उन चीज़ों को अपने हाथ से लिखा था, दैट इज़ कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। सवाल आता है कि मैन्यूस्क्रिप्ट को लिखते कैसे हैं? तो पेड़ों की पत्तियों पर, या जो पेड़ की छाल होती है ना, जैसे यहाँ पे बिर्च दे रखा है, ठीक है, पेड़ों की छाल होती है। बिर्च अपने आप में एक पेड़ होता है जो हिमालयन एरिया में पाया जाता है। तो या तो लोग बाग पेड़ों की छाल पे लिखते थे या फिर पत्तियों पे लिखते थे, दैट इज़ कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं आप? मैन्यूस्क्रिप्ट। लेकिन प्रॉब्लम यह रखी है कि जिस तरह से चीज़ें बदल दी गई, काफ़ी सालों का टाइम इनके ऊपर लैप्स होता गया, तो इनको कुछ को तो कीट पतंगों ने खा लिया है, जैसे दीमक वगैरह लग जाती है, कुछ को तो उन्होंने खा लिया है, और कुछ ये अपने आप में जल गई हैं, बर्बाद हो गई हैं। मतलब ऐसा होता है ना, कोई डॉक्यूमेंट इतने साल से रखा है तो ख़राब होने वाला है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल इन्होंने दिखाया है किसका? मैन्यूस्क्रिप्ट का। यहाँ तक क्लियर है? ये इस टाइप की मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी, या तो लोग इसको बिर्च पे लिखते थे पेड़ की छाल पे, या फिर पत्तियों पर लिखते थे। आई होप यहाँ तक आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। 1 सेकेंड प्लीज़। अभी जो मैन्यूस्क्रिप्ट हैं हमें मिलती कैसे हैं? तो आज के टाइम में ना इनको कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट को प्रिजर्व किया है, या तो टेम्पल के अंदर, या जो मठ होते हैं, मठ जिसको हम बोलते हैं मोनेस्ट्रीज, तो वहाँ पे आज भी हमें कुछ मिल जाती हैं देखने के लिए। और इन बुक्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो लोगों का धार्मिक विश्वास कैसा था, लोग बाग क्या क्या प्रैक्टिस किया करते थे उस टाइम पे, ठीक है, राजाओं की लाइफ कैसी थी, और उस टाइम पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा देश कितना आगे था, क्या था, कौन कौन सी मेडिसिन हमने वहाँ पे उस टाइम पे फाइंड आउट कर रखी थी। ये सब चीज़ें मिल जाती हैं किसके अंदर? इनकी सब चीज़ों की जानकारी कहाँ मिलती है आपको? वो जानकारी आपको मिल जाती है मैन्यूस्क्रिप्ट में। ओके, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, कुछ एपिक पोएम भी हैं जो संस्कृत और प्राकृत और तमिल लैंग्वेज में लिखी गई हैं। ओके, आगे क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, वी कैन आल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस।
अब देखिए मैन्यूस्क्रिप्ट में और इंस्क्रिप्शन में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। मैन्यूस्क्रिप्ट पत्थर उस पर लिखते थे आप, जो पेड़ों की छाल होती है या फिर पत्ते होते हैं। लेकिन इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है दोस्त? इंस्क्रिप्शन आप लिखते हैं हार्ड सरफेस पर। किस पे? हार्ड सरफेस पे। या तो कोई लोहे की मेटल हो या फिर किसी भी टाइप की मेटल हो सकती है, या कोई पत्थर हो, स्टोन हो, उसके ऊपर लोग बाग बड़े बड़े अपनी चीज़ें लिखते हैं। जैसे आज के टाइम में मान लीजिए कहीं पे कोई सड़क बनती है ना, तो वहाँ पे या तो एक लोहे का बोर्ड लगाया जाता है या फिर पत्थर के अंदर एक पत्थर कार्व करके बोर्ड पे लिख दिया जाता है कि ये माननीय इन वाले सांसद जी ने बनवाई है और इतने रुपए में इसकी बना है और इतना टाइम इसको बनने में लगा है और इतने किलोमीटर की इसकी लंबाई है। ऐसा देखा है ना आपने? अरे सड़क के किनारे कहीं भी स्टोन लगा होता है कि कितने किलोमीटर की रोड बनी है, कितने लोगों ने बनवाई है, क्या क्या इसमें पैसा लगा है, कौन सी योजना के तहत बनी है। क्लियर है? तो ये जो आजकल हम मेथड उठाते हैं, ये भी हमने पास्ट से उठाया है। पास्ट में क्या हुआ है, जो राजा थे ना, उन्हें लगा यार अगर पेपर पे लिखवाएंगे या पत्ते पे लिखवाएंगे, है ना, लीव्स पे लिखवाएंगे या पेड़ की छाल पे लिखवाएंगे तो हो सकता है आगे चल के डेस्ट्रॉय हो जाए, बर्बाद हो जाए। तो उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। उन्होंने सिंपल इतना काम किया कि एक काम कर लेते हैं, हम पत्थर पे लिखवाएंगे और पत्थर पे लिखवाने के बाद इनको डेफिनेटली आराम से कहीं पे प्लेस करा लेंगे जिससे कि लोग बाग हमारे बारे में आने वाले टाइम में पढ़ सकें। जैसे अशोक की अगर हम बात करते हैं तो अशोक ने युद्ध जीता, युद्ध हारा, व्हाट्सएवर उसने जितने भी युद्ध लड़े उसके बारे में अपने अशोक इंस्क्रिप्शन के नाम से जाने जाते हैं। उसने क्या काम किया? अपने पूरे के पूरे जितने भी उसने बैटल लड़े या व्हाट्सएवर, उन सबको उन्होंने वहाँ पे क्या काम किया? कंक्लूड कराया और उस वहाँ पे किसी पर्टिकुलर जगह पे जाकर के सेट करा दिया कि जिससे लोग बाग आएँ और मेरे बारे में जाने कि मैंने कौन कौन से युद्ध लड़े थे, क्या क्या मेरी गलतियाँ थीं और क्या क्या मुझे नहीं करना चाहिए था। ओके, सो मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन में आपको आई थिंक कोई डाउट तो नहीं होने वाला होगा। गॉट इट? नेक्स्ट अब हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन ए हार्ड सरफेस? यानी कि जो हार्ड सरफेस पे लिखा है इसके कोई फ़ायदे भी थे? हाँ देखो, पहला फ़ायदा तो ये था कि ये ख़राब नहीं होने वाले थे, ठीक है। और दूसरा क्या, सबसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ख़राब नहीं होने वाले थे तो काफ़ी लॉन्ग टाइम चलने वाले हैं और लॉन्ग टाइम तक चीज़ें चलेंगी तो लोग बाग इनके बारे में जान पाते। ऐसा ये इन्होंने सोच करके इंस्क्रिप्शन को लिखवाना शुरू किया था। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट होता है आर्कोलॉजिस्ट। आर्कोलॉजिस्ट कौन होते हैं? आर्कोलॉजिस्ट वो होते हैं जो पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं। अब सवाल ये आता है कि करते क्या है? क्या सिर्फ और सिर्फ किताबें पढ़ते हैं? नहीं, ये क्या काम करते हैं? जो पास्ट टाइम की बिल्डिंग बनी हुई है, अगर उनसे रिलेटेड इनको कुछ ईंटें मिल जाती हैं, पत्थर मिल जाते हैं, कुछ पेंटिंग, स्कल्पचर, मूर्ति वगैरह कुछ मिल जाती है तो ये अपनी टीम को लेकर के पहुँच जाते हैं और बिल्कुल एक डिटेक्टिव की तरह काम करते हैं। दूसरा क्या काम करते हैं? एक्सकावेट करते हैं, यानी कि ज़मीन के नीचे उस ज़मीन को खुदाई करते हैं और ये चीज़ें देखते हैं कि क्या कोई यहाँ पे कोई बर्तन मिले हैं, यहाँ पे कोई ऑर्नामेंट सामान मिले हैं, कोई सिक्के मिले हैं, जिससे कि अपनी स्टडी को और आगे बढ़ा दें। क्योंकि ऐसा देखा जाता है, मान लीजिए किसी जगह में सिक्के मिल गए ज़मीन के नीचे, तो क्या वो सिक्के हमें अपने घर रखने चाहिए? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। क्या होता क्या है मैं आपको बताऊँ यहाँ पे, अगर मान के चलो कुछ सिक्के मिल गए हैं और आर्कियोलॉजिस्ट टीम वहाँ पे पहुंची हुई है, डेफिनेटली पहुंचेगी, तो वो क्या करते हैं, इससे ना बहुत सारी पॉसिबिलिटी सामने आती हैं। अच्छा, ये सिक्के उस टाइम के हो सकते हैं, नहीं नहीं ये राजा इस जगह पे रहे होंगे, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं जिससे कि इतिहास में और ज़्यादा आप एक्सप्लोर कर सकते हो और ज़्यादा वो थ्योरी सामने ला करके पब्लिश कर सकते हैं लोगों के, ठीक है। दूसरा क्या होता है, जैसे कि स्टोन्स, बोन्स एंड बेक्ड क्ले मेटल, ओके, हार्ड इम्पेरिसिबल सब्सटेंसेस यूज सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ये क्या काम करते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ बुक पढ़ते हैं, बल्कि जितने भी बोन्स, ब्रिक्स, पेंटिंग और अलग अलग जो ऑब्जेक्ट ज़मीन के अंदर से मिल सकते हैं, कोशिश में ये रहते हैं कि मिल जाए, जिससे कि और ज़्यादा इतिहास के बारे में जान पाएँ, है ना। एक इंस्क्रिप्शन का उन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है। इंस्क्रिप्शन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए पहले 2250 साल पहले एक इंस्क्रिप्शन लगा था कांधार में। कांधार कहाँ पे है? आज के लगभग अफगानिस्तान वाला जो एरिया है, और इसको लगवाया किसने था? अशोक जी ने लगवाया था, ठीक है। यानी कि जो अशोक राजा उस टाइम पे हुआ करते थे, उन्होंने इस इंस्क्रिप्शन को लगवाया है कहाँ पे? कांधार में। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? इनकी लैंग्वेज की। इनकी लैंग्वेज, दो लैंग्वेज यूज़ करते थे, एक तो ग्रीक यहाँ पे ऊपर में, और नीचे अगर जाएंगे तो अरमाइक लैंग्वेज। और यही वजह है कि आज तक इनके बारे में कुछ कोई जान नहीं पाया, कोई पढ़ नहीं पाया, क्योंकि जो लैंग्वेज है ग्रीक और अरमाइक, लोगों के बस की बात नहीं इसको पढ़ पाए। हालांकि एक बंदे ने कोशिश की थी जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप, लेकिन वो भी प्रॉपर नहीं पढ़ पाए, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप ने कोशिश की लेकिन वो कोशिश नाकाम रही, ठीक है। दो चीज़ होती हैं, एक होता है स्क्रिप्ट। कोई आपसे पूछे स्क्रिप्ट क्या होती है, तो स्क्रिप्ट के अंदर क्या काम करते हैं, कुछ आप लेटर को और कुछ साइन को एक साथ लेके चलते हैं, जैसे 1 2 3 @ हैशटैग, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ को आप बोलते हैं स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट। 1 सेकेंड, इसको आप बोलते हैं स्क्रिप्ट। लेकिन वहीं पे अगर आप इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? आप लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होंगी। नेक्स्ट,
आर्कोलॉजिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये ना कि सिर्फ और सिर्फ ब्रिक्स स्टोन यहाँ तक देखते हैं, बल्कि और चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल एनिमल, बर्ड्स, फिश, जिससे कि और ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएँ। क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कि चिड़िया के कंकाल मिले हैं, पशुओं के कंकाल मिले हैं, उसके बारे में स्टडी करते रहते हैं लोग बाग। ओके, सो बेसिकली बताने है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं ये ना कि सिर्फ जो आपकी ब्रिक्स होती हैं, स्टोन्स वगैरह, इनकी स्टडी करते हैं, बल्कि इनको जो भी चीज़ें मिल जाती हैं, चाहे किसी के स्केलेटन सिस्टम इनको मिल जाए, उससे क्या होता है कि उम्मीद ये रखते हैं कि और ज़्यादा हम पॉसिबिलिटीज़ हमें मिल जाएंगी पास्ट के बारे में जानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है जो आपके हिस्टोरियन है क्या इनको यूज़ करते हैं? हाँ बिल्कुल, जो इनके सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होते हैं, चाहे मैन्यूस्क्रिप्ट हो और या फिर इंस्क्रिप्शन हो, आर्कियोलॉजी हो, इन सबको यूज़ करते थे इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए, बिट बाय बिट जानने के लिए। ओके, और मैं आपको बता दूं हिस्टोरियन के लिए ये सब चीज़ें एज ए क्लूज काम करती हैं। कैसे क्लूज? जैसे आपने देखा होगा ना, कहीं पे कोई क्राइम होता है तो जो डिटेक्टिव एजेंसी होती है वो आती हैं और बिल्कुल हर चीज़ों को माइन्यूट से ऑब्जर्व करती हैं कि कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं। बिल्कुल सिमिलर वे में आपके हिस्टोरियन और आर्कोलॉजिस्ट मिलकर के काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ यही जानने के लिए कि पास्ट में चीज़ें क्या हुई और कैसे हुई हैं। ओके, यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। ये पॉट का पिक्चर है, यहाँ पे कुछ कॉइन्स हैं। ये सब किसका काम है? आर्कियोलॉजिस्ट का। वो ज़मीन से इन चीज़ों को एक्सकवेट करते हैं और बाहर ला करके इनके बारे में स्टडी करते हैं और इंटरप्रिटेशन निकालते हैं कि ऐसा क्या हुआ होगा, ये चीज़ें उस टाइम पे चलती थी, अब क्यों नहीं चलती हैं। इस तरह की चीज़ें वो इंटरप्रेट करते हैं। क्लियर है? अब इस बुक का टाइटल जो है आपने पढ़ा होगा ओवर पास्ट, है ना, या ओवर पास्ट। देखो पास्ट तो सिंपल सी बात है, सिंगुलर फॉर्म आनी चाहिए थी, लेकिन प्लूरल क्यों देखा है? क्योंकि प्लूरल सिर्फ और सिर्फ इसलिए देखा है क्योंकि यहाँ पे किसी एक के पास्ट की बात नहीं की। जैसे मैं बात करता हूँ आज के टाइम में भी, तो हर एक इंसान का पास्ट अपने आप में अलग होता है ना। तो ओवर पास्ट का मतलब, वैसे बुक का टाइटल सिंपल होना चाहिए था ओवर पास्ट, लेकिन यहाँ पे ओवर पास्ट से प्लूरल में दे रखा है क्योंकि यहाँ पे ना जब पास्ट का कंपेरिजन किया है तो किसी एक इंसान का कंपेरिजन नहीं हुआ है, यहाँ पे हर एक फैमिली का हुआ है, हर एक रूरल का हुआ है, हर एक कैटेगरी का हुआ है। ठीक है, चाहे कोई किसान हो उसके पास्ट को डिस्कस कर रहे हैं, चाहे कोई राजा हो उसके पास्ट को डिस्कस कर रहे हैं, चाहे कोई ट्राइब हो अंडमान निकोबार में रहने वाली हो उसके पास्ट को डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि सभी के पास्ट को जब आप डिस्कस करेंगे, चाहे कोई शिकारी हो, शिकारी मतलब हंटर, ठीक है, कोई छोटे मजदूर टाइप के लोग हों, जब सबके पास्ट को आप डिस्कस करेंगे तो एक को पास्ट को ना लेकर के जब अलग अलग लोगों के पास्ट को डिस्कस करोगे, दैट्स वाई आप इसको बोलते हैं ओवर पास्ट। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब सवाल ये आता है कि डेट्स अपने आप में इंपॉर्टेंट होती हैं हिस्ट्री में? हाँ बिल्कुल होती हैं, क्योंकि डेट की अगर हम बात करते हैं तो डेट इतिहास में ऐसी हैं, जैसे मान लीजिए बॉडी की अगर मैं बात करता हूँ तो बॉडी के बिना स्केलेटन सिस्टम के काम कर पाएगी? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। सिमिलर वे में डेट अपने आप में इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो आपको डेट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट से पढ़नी पड़ी होंगी, लेकिन ये तरीका नहीं होता कि आप सारे जितनी भी डेट्स दे रखी हैं उनको वन बाय पढ़ते रहें, ऐसे तो याद नहीं कर पाएंगे। आपको यहाँ पे ये बेसिकली टाइम लाइन ड्रॉ करनी होती है ना। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको लिखना है 1947, तो 1947 में जो जो इवेंट हुए हैं इसके आसपास के जितने इवेंट हैं आप 1947 से कनेक्ट कर लें। इसके बाद फॉर एग्जांपल मान के चलिए 1857 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है, उसके बारे में अगर आपको कुछ पॉइंट याद करने हैं तो यहाँ पे भी इस नंबर लाइन पर ड्रॉ करें और साथ ही साथ याद करते चलें। ठीक है, 2-4 बार देखेंगे चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कभी कभी आपने सुना होगा कि जैसे आज के टाइम में हम लिखते हैं 2021 चल रहा है, तो ये 2000 का जो हमने साइन ले रखा है ये बेसिकली कहाँ से लिया है? ये जीसस क्राइस्ट के बर्थ के टाइम से ले रखा है ना। जो कि जीसस क्राइस्ट कौन है? ये क्रिश्चियन धर्म जो होता है इसके फाउंडर माने जाते हैं। ठीक है, दो वर्ड यूज़ करते हैं हम, एक होता है आपका एडी, एक होता है बीसी। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले जो डेट ली जाती हैं उनको हम बोलते हैं बीसी, और उनके बाद जो ली जाती हैं उसको हम बोलते हैं एनो डोमिनो, उनके बाद वाली चीज़ें। ओके, आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होती हैं। सो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने बता रखा है एडी स्टैंड्स फॉर एनो डोमिने, एंड यहाँ पे बीसी की अगर हम बात करते हैं तो इसको आप यूज़ करते हैं बिफोर क्राइस्ट के नाम से। कभी कभी आप सी भी यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं कॉमन एरा। ठीक है, और कभी कभी BCE भी यूज़ करते हैं जिसको आप बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। ओके, सो यही सब चीज़ें थी इस चैप्टर में, कोई ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इंस्क्रिप्शन के बारे में जान सकते हैं, जो मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पे कुछ लैंग्वेज और साइन को यूज़ करते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट वगैरह क्या लिखी जाती हैं, कैसे लिखी जाती हैं। फॉर एग्जांपल पार्ट से में कुछ ऐसे सोर्स भी मिले हैं, लेकिन इनके बारे में क्या है कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ की गई है वो आज तक किसी को समझ में नहीं आ रही है। एलिजिबल लैंग्वेज है, कोई पढ़ ही नहीं पा रहा है इसको क्या लिखा हुआ है। सो ये था इसके बारे में। आई होप इस चैप्टर के बारे में आपका क्या रिव्यू है, कैसा आपको लगा है, आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं, और क्या आप चाहते हैं आगे क्लासेस कंटिन्यू वो भी आप बताएं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहें बढ़ते रहें।